गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर डिस्कस करेंगे। रक्षा विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण ही विषय है जो लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किसी भी देश की सुरक्षा के लिए स्टील्थ टेक्नोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। अपने सैनिकों को, अपने यानों को, अपने युद्ध यानों को और अपने जितने भी हमारे युद्ध के टैंक वगैरह होते हैं, सबमराइन होते हैं, फ्लाइट्स और जेट होते हैं, उन सबको दुश्मन के देशों के रडार से बचाने के लिए हम जिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं उसको स्टील्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो आज हम लोग इसी स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर सभी लोगों का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव आपके इस अपने प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक यूपीएससी हिंदी में टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट और ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस लगातार आपको दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विज, स्ट्रक्चर कोर्स और अनलिमिटेड एसेस यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। जिन लोगों ने अनअकैडमी का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया हो वो जल्दी से डाउनलोड कर लें, जिससे कि उनको प्रॉपर क्लासेस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे और वो प्रॉपर क्लास कर सकें। यहाँ पर मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। इस लिंक से आप जुड़ जाएंगे तो आपको मेरे जितने भी पीडीएफ हैं वो आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ मेरे जो भी नोटिफिकेशन आपकी है क्लासेस की वो भी आपको मिलती रहेगी और हमसे जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। आप अपने जो आपके डाउट्स हैं या आपकी क्वेरीज है वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो इस टेलीग्राम लिंक के साथ। और नीचे मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है, यहाँ से जुड़ करके आप अनअकैडमी के ऐप पर स्पेशल क्लासेस जो होती है मेरी उसको आप प्रॉपरली देख सकते हो। आप मेरी पुरानी क्लासेस को देख सकते हो और अपकमिंग जो मेरी कोर्सेज हैं उनको भी आप देख पाओगे अच्छे से। तो प्लीज इसको दोनों को आप लिंक को आप ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म से आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है और यहाँ पर अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग कोर्सेज का जो है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर के लिए, हिस्ट्री के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए, ऑप्शनल कोर्सेज के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी के लिए, एनसीईआरटी समरी के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, आंसर एंड राइटिंग एसेस के लिए, इन सभी के लिए अवेलेबल है। दो तरह के हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एक आपका पहला प्लस कोर्स है। प्लस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता है। वहीं आपका जो पर्सनल आपका ये 1 मंथ की जो फीस है वो 9000 है प्लस की। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो इसकी फीस 49,500 होती है। इसको अगर आप मेरे रेफरल कोड SS01 से लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट होगा और ये फीस आपकी 44,550 की हो जाएगी। तो प्लीज इसको आप ध्यान रखेंगे। और आइकॉनिक कोर्स जो हमारे हैं वो 3 तरह के हैं, 1 ईयर का है, 2 ईयर का है और 3 ईयर का है। हमारा आइकॉनिक जो कोर्स है 1 ईयर का, उसकी फीस 69,500 रुपीज है। इसको भी अगर आप रेफरल कोड SS01 से लेते हो तो आपको 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा और ये फीस आपकी 62,550 की हो जाएगी। इस सब्सक्रिप्शन से आपको प्लस की फैसिलिटीज तो आपको मिलेंगी, साथ में आपको पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और आपको पर्सनलाइज फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप प्लस या आइकॉनिक कोर्स कोई भी सब्सक्राइब करें SS01 कोड डाल करके और 10% का आप जो है वो छूट पाएं। आपको पता होगा कि अनअकैडमी कॉम्बैट की तरफ से एक गेमीफाइड बैटल स्टार्ट किया गया है जो 6 दिसंबर को पहला हुआ था 11 बजे से। इसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे, टाइम मैनेजमेंट उनका बेहतर होगा, एक्यूरेसी उनकी बढ़ेगी और साथ में इसमें जो अमेजिंग प्राइज भी उनको दिया जाएगा। ये गेमीफाइड बैटल का जो कॉन्टेस्ट फॉर्मेट है उसमें आपको 45 मिनट दिया जाता है 60 क्वेश्चंस करने के लिए और इस तरह के 13 कॉम्बैट्स होंगे जो आपका पहला 6 दिसंबर को हो चुका है। इसमें 6 सेक्शंस होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज और सभी के लिए रिलेटिव स्कोरिंग की जाती है। और ये जो आपका होगा ये 4th नाइटली कंटेस्ट होता है, यानी कि 15 दिन पर एक होता है। इसको हम लोग पाक्षिक कहते हैं। 15 दिन पर एक बार होता है ये, अल्टरनेट संडे को। ये 6 को हुआ था, अब 13 को नहीं होगा, अब ये 20 को होगा।
तो 6 को 20 को इस तरह से होगा, यानी कि महीने में 2 बार होने की संभावना इसकी रहेगी मैक्सिमम। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इस कंटेस्ट में अमेजिंग प्राइज दिए जाएंगे, जैसे फर्स्ट टॉप रैंक लाने वाले को एप्पल मैकबुक एयर यानी कि एप्पल का लैपटॉप दिया जाएगा। सेकंड प्राइज लाने वाले को एप्पल आईपॉड मिनी दिया जाएगा। थर्ड रैंक लाने वाले को एप्पल आईपॉड एयर आईपॉड दिया जाएगा। और सभी 100 रैंक तक के लोगों को, सभी लोगों को 100 लोगों को 1,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। तो जल्दी से आप जुड़ें। इस गेमिफाइड बैटल कॉन्टेस्ट में जुड़ने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें आपको कोड SS01 डालना है और आपका ये जो है गेम स्टार्ट हो जाएगा और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जल्दी से इसको आप ज्वाइन करें और खेलें 20 तारीख को। आज का जो हमारा क्लास है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। स्टील टेक्नोलॉजी पर हम लोग पूरी 1 घंटे सवा घंटे डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। स्टील टेक्नोलॉजी होती क्या है, स्टील टेक्नोलॉजी क्या होती है, इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग समझेंगे इसको। स्टील टेक्नोलॉजी जो होती है, जिसको हम लोग LO तकनीक भी कहते हैं, लो ऑब्जर्वेबल। लो का मतलब होता है बहुत कम, ऑब्जर्वेबल मतलब दिखाई देना। तो अगर आपको स्टील से समझ नहीं आता है तो आप इसके दूसरे नाम समझ सकते हैं, लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी। सैन्य योजनाओं का एक प्रकार होता है, यानी कि हम अपने शस्त्र और अस्त्र को इस प्रकार से मेंटेन करते हैं, इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि उसको कोई भी राडार, दुश्मन देश का कोई भी राडार उसको देख ना सके, यानी कि अदृश्य होकर के हम चलेंगे। पहले जमाने में आप देखिए, ऋषि मुनियों के जमाने में क्या होता था, ऐसा लोग मानते हैं कि ऐसा होता रहा होगा। टीवी वगैरह में आप देखेंगे जो पुरानी कहानियां दिखाते हैं, मिथक हो सकते हैं या सच हो सकता है, इस पे हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें अदृश्य बाण चलाते थे, अदृश्य हथियार चलाते थे। वो सीधे जा करके जो है टारगेट करता था, बीच में दुश्मन उनको नहीं देख पाते थे। तो वो चीज अब वास्तव में हो रही है स्टील टेक्नोलॉजी के द्वारा। दुश्मन देश का कोई भी युद्धक विमान आ रहा होगा और या हमारा कोई भी युद्धक विमान जा रहा होगा, तो दुश्मन देश उसको जो है वो पहचान नहीं पाएगा, उसको देख नहीं पाएगा। इस प्रकार की तकनीक को हम डेवलप कर चुके हैं। तो ऐसी तकनीक जिसमें हमारे किसी भी व्यक्ति को, हमारे किसी भी व्यक्ति को, हमारे किसी विमान को, किसी जहाज को, किसी सबमराइन को, या किसी जो है वो प्रक्षेपास्त्र को, यानी कि जो आपके मिसाइल्स वगैरह होती हैं, को कई तकनीकों का उपयोग करके उन्हें राडार से, इंफ्रारेड से, सोनार से और अन्य पकड़ने वाले तरीकों से लगभग अदृश्य बनाया जाता है। यानी कि न तो सोनार हमको पकड़ सकता है, ना इंफ्रारेड से रिलेटेड कर सकता है वो, ना ही राडार से वो हमारे व्यक्तियों को, विमानों को, जहाजों को, पनडुब्बियों को और प्रक्षेपास्त्रों को कर सकता है। तो ये तकनीक जो है वो जिस देश के पास होगी वो काफी बहादुर माना जाएगा और काफी तकनीकी रूप से लैस माना जाएगा। तो एक लाइन में अगर आपसे कहा जाए कि स्टील टेक्नोलॉजी क्या होती है किसी को समझाने के लिए, तो आप ये कहेंगे, ऐसी तकनीक जिसमें किसी भी देश के व्यक्तियों, विमानों, जहाजों, पनडुब्बियों और मिसाइल्स के तकनीक का उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि इन सब चीजों को किसी भी राडार से, किसी भी इंफ्रारेड से, किसी भी सोनार या अन्य कोई भी कैच करने वाले तरीकों से हम उससे बचा सके और हम अपने इन सभी चीजों को अदृश्य कर लें। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टील टेक्नोलॉजी कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको क्या कहेंगे, लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का विकास करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था, अमेरिका था। और 1958 में ही, 1958 में ही उसने इस प्रकार की तकनीक का विकसित कर लिया था। और अमेरिका का U-2 टोही विमान जो था, कोल्ड वार के दौरान जो है वो सोवियत संघ के राडारों पर दिखाई नहीं देता था। यानी कि सोवियत संघ के जो राडार लगाए गए थे अमेरिका के जहाजों को देखने के लिए, तो सोवियत संघ बहुत सारे राडार भेजता था कि उनको कैच कर ले, लेकिन अमेरिका के किसी भी जहाज को जो है USA के राडार कैच नहीं कर पा रहा था।
तो ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया स्टील टेक्नोलॉजी थी, जिसको यूएसए यानी कि सोवियत संघ के रडारों सॉरी यूएसएसआर के रडारों के द्वारा उसको जो है डिटेक्ट नहीं किया जा सका था। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाला पहला देश कौन सा हो गया था? अमेरिका हो गया था। और किसके खिलाफ उसने चलाया था? तो शीत युद्ध में जो है वो सोवियत संघ के खिलाफ उसको चलाया गया था। इसको आप ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए दो डायग्राम आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए ये जर्नल चीजें हैं जो इस प्रकार से पहले के जो विमान होते थे, पहले के विमान जो देखकर राउंड हुआ करते थे एकदम से, ये इस प्रकार से बनाए जाते थे कि उनको उड़ने के हिसाब से बनाए जाते थे कि वो इजिली उड़ सके। और इसमें देखिए ये जो इसकी जो बॉडी होती थी कुछ इस तरीके से बनाई जाती थी, इसको जो है वो किसी दूसरे देश का राडार देखिए डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ से राडार की या सोनार की या जो भी आपकी जो है वो इसको कैच करने वाली जो भी मशीन है उसको भेजा गया, और ये देखिए वापस आती है, यहाँ पर बता देती है कि क्या आ रहा है, कितनी दूरी से आ रहा है, ये सारी चीजें ये जो राडार डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन आप यहाँ पर देखें नई टेक्नोलॉजी जो है वो स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है। ये स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें आप देखेंगे तो राडार जो है आप देखिए यहाँ पर जाता तो है लेकिन यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये वापस नहीं आ पाता है, तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करता है, ये राडार क्या करता है, इस यान को डिटेक्ट कर लेता है, उसको देख लेता है, विजिबल कर लेता है, लेकिन जो आपके स्टील्थ होते हैं वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये क्या होते हैं, लो ऑब्जर्वेबल हो जाते हैं। इसको आपको समझना होगा। यहाँ पे डिटेक्शन रेंज में आप देखिएगा कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट जो होते थे, जो पारंपरिक जो एयरक्राफ्ट होते थे, उनको आप देखिए ये आ रहे होते हैं, तो इनको आप देखिए यहाँ इनकी रेंज क्या है देखने की, ज़्यादा होती थी, तो इनको हम ये देख सकते थे। लेकिन स्टील्थ एयरक्राफ्ट आप देखिए जो आ रहे हैं, इनको जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल राडार जो है वो इनकी रेंज क्या हो गई है, ये कम, इसको रिप्रेजेंटेशन डिस्टेंस जो होती है स्टील एयरक्राफ्ट की, वो देखिए क्या हो गई है, ये कम हो गई है। तो राडार डिटेक्शन रेंज स्टील एयरक्राफ्ट और नॉन स्टील क्राफ्ट में आप देखिए ये इसको यहीं तक आएगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, यहीं पे आके रुक गया। यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पर आकर डिटेक्ट कर रहा है। तो ये कन्वेंशनल और स्टील्थ में ये डिफरेंस आपको और ध्यान देना है, डायग्राम से आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान देना है वो है स्टील्थ तकनीक का लक्ष्य एक हवाई जहाज को रडार से अदृश्य करना है। एक लाइन में कहें कि इसका टारगेट क्या होता है, तो एक हवाई जहाज हो सकता है, फ्लाइट हो सकता, आपका जो है फाइटर प्लेन हो सकता है, या आपका कोई भी सबमराइन हो सकता है, उसको राडार से क्या करना है, इनविजिबल करना है, यानी किसी भी देश के राडार के रेंज में उसको नहीं आना है, बगल से गुजर जाएगा लेकिन दूसरे देश का राडार उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इनविजिबल यानी कि अदर्शन, जो न दिखाई दे उसको क्या कहते हैं, इनविजिबल कहते हैं। तो इनविजिबल बनाने के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, यानी कि हम राडार से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये काम करने के लिए हम उसमें दो तरीके अपना सकते हैं। पहला, हवाई जहाज को आकार दिया सकता है ताकि कोई भी राडार सिग्नल उसे प्रतिबिंबित करता है, राडार ऊपर से दूर परिलक्षित होता है। यानी कि हम एक हवाई जहाज को ऐसा आकार दे दें कि राडार सिग्नल जो है वो क्या करें, वहां पर प्रतिबिंबित न हो और वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएं, दोबारा वापस ना आ सके। जैसे हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, यहाँ पर ये आप देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि ये देखिए गया वापस नहीं आया। इस प्रकार से हमने देखिए क्या किया है, डिजाइन किया हुआ है कि ये रिफ्लेक्ट हो गया, वापस नहीं आया है। तो एक तरीका हम ये कर सकते हैं कि इनविजिबल बनाने के लिए। दूसरा, जहाज को राडार संकेतों को अवशोषित करने वाली सामग्रियों में कवर किया सकता है। एक तरीका और कर सकते हैं हम कि जो बॉडी बनाएंगे हम किसी भी हवाई जहाज की, फाइटर प्लेन की, उसकी बॉडी पर एक इस प्रकार का केमिकल का उपयोग किया जाए, इस प्रकार के धातुओं का या इस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाए कि आने वाले राडार को क्या कर ले, वो एब्जॉर्ब कर ले और वापस वो रिफ्लेक्ट होने न दे। तो जाएगी, आएगी तो, लेकिन वापस नहीं जाएगी। तो दो विधियां हैं, एक तो जो हमारे जो युद्धक विमान हैं या जो हमारे फाइटर प्लेन्स हैं, उनके आकार को इस तरह से किया जाए कि राडार सिग्नल जो है वहां पे क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, वापस ना आ जाए।
या हम उसकी बॉडी में इस प्रकार की सामग्री का उपयोग करें कि वो राडार के सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लें, अवशोषित कर लें। तो अवशोषण की क्षमता आ सकती है या आकार उसका हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो दो तकनीक हम ध्यान देंगे, दो तकनीक से हम क्या करते हैं, स्टील टेक्नोलॉजी का निर्माण कर सकते हैं। और कोई भी आपके जो फाइटर प्लेन्स होते हैं या कोई भी सबमराइन है, उन सबको इनविजिबल करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। हमारे जो पारंपरिक विमान होते थे उनमें आप देखेंगे तो आगे का जो पार्ट होता था वो गोलाकार होता था। आप आज भी देखिए जो हमारे हवाई जहाज वगैरह होते हैं, जो ये वाले जो आपके एविएशन में जो होते हैं, है ना, ट्रांसपोर्ट में जो यूज होते हैं, उसमें जो है उनके जो आकार होते थे कैसे होते हैं, वो गोलाकार होते हैं। ये आकार उन्हें वायु गतिकी तो बना देता है, यानी कि हवा में चलने के लिए डायनेमिक तो बना देता है, लेकिन ये जो गोलाकार होता है बहुत ही कुशल राडार परावर्तक भी होता है। और उसमें हमको राडार की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि हम जो हमारे प्लेन्स जा रहे हैं, एरोप्लेन जो जा रहे हैं पैसेंजर को लेकर के, वो कितनी दूरी पर हैं, कहाँ पर हैं, इस चीजों को हमको राडार से ही डिटेक्ट करना होगा, है ना। तो ऐसे जो है उनको, उनके जो आगे के जो पार्ट होते थे वो गोलाकार होते थे। वो गोलाकार होने से उनकी वायु गतिकी होती थी, एयर डायनेमिक्स बनाए जाते थे, और वो कुशल एयर राडार परावर्तक भी होते थे। तो गोल आकार का मतलब होता है कि राडार सिग्नल विमान से टकराएगा और टकराने के बाद वापस जो है वो जहां से राडार गया था वहीं से वापस आ जाएगा। इस प्रकार से गोल होने पे क्या होगा कि ये आपका राडार है, यहां से जाके टकराएगा और टकराने के बाद ये फिर से जो है वो वहां पर वापस आ जाएगा। ये होता था गोल होने पे। ये आपको ध्यान रखना है। गोल स्थिति होने पर ऐसी स्थिति आपको दिखाई देती थी। दूसरी ओर गुप्त विमान पूरी तरह से सपाट सतहों और बहुत तेज किनारों वाले होते हैं। जो स्टील्थ विमान बनाए जाते हैं, इसको हम लोग स्टील्थ विमान कहते हैं। तो जो स्टील्थ विमान होते हैं वो पूरी तरह से फ्लैट होते हैं और बहुत ही नुकीले होते हैं आगे से, जैसे मैंने बताया था आपको। ये देखिए, ये वाला देखिए, ये आपका देखिए, ये आपके क्या है, ये ट्रेडिशनल वाले हो जाते हैं विमान, और ये आपके कौन से हैं, स्टील्थ विमान हैं। ये इतने नुकीले होते हैं और फ्लैट होते हैं, गोल नहीं होते हैं। तो ये आपको मेन चीज ध्यान रखनी है। जब राडार सिग्नल एक स्टील्थ प्लेन से टकराता है, एक गुप्त विमान से टकराता है, तो सिग्नल इस तरह कोण पर दूर परावर्तित हो जाते हैं। वो अलग अलग एंगल पर क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका, ये आपका प्लेन है, ये मान लीजिए आपका प्लेन है। तो यहाँ से, और इसको पतला कर लीजिए, यहाँ से कोई राडार टकराएगा, तो टकराने के बाद ये क्या हो जाता है, इतना प्लेन होता है कि ये अधर इधर क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये वापस लौट करके नहीं आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक स्टील्थ विमान पर सतहों का ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि वे राडार ऊर्जा को अवशोषित कर सके। तो दूसरा क्या करेंगे, हम उसकी सरफेस पे क्या करेंगे, कुछ ऐसे केमिकल का ट्रीटमेंट करते हैं जो राडार एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कुल मिलाकर के परिणाम ये होता है कि F117A जैसे जो स्टील्थ विमान हैं, F117A जैसे स्टील्थ प्लेन जो हैं, हवाई जहाज के बजाय छोटे पक्षी के राडार पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एकमात्र अपवाद तब होता है जब विमान बैंक, विमान का किनारा जो होता है, ऐसा एक लक्षण होता है जब विमान के पैनलों से एक पूरी तरह से एंटीना को वापस राडार ऊर्जा के फटने को प्रतिबिंबित कर देता है। यानी कि जो विमान के जो किनारे होते हैं वहां से क्या हो जाता है, जैसे वही कि वहां पर जो राडार के जो सिग्नल आएंगे वो वहां से क्या हो जाएंगे, प्रतिबिंबित हो जाते हैं। तो इस तरह से उसको देखने में दिक्कत हो जाती है। पहली विधि में हवाई जहाज या फाइटर जेट के आकार को डिजाइन करना शामिल होता है ताकि राडार के संकेतों को यह प्रतिबिंबित करे कि राडार उपकरण से दूर परिलक्षित हो। यानी कि राडार जो आ रहा है
उसको डिटेक्ट कर रहा है, तो राडार ये समझेगा, ये क्या करेगा, राडार जब लौट करके जाएगा तो राडार को लगेगा कि ये जहां पर ये है वास्तव में, ये वहां पे नहीं दिखाई देगा, वहां से दूर ये दिखाई देगा, राडार समझ पाएगा, तो वास्तविक दूरी से उसको भ्रमित कर देगा ये। तो डिजाइन बदल देने से क्या होता है, राडार संकेत जो होते हैं ये प्रदर्शित करते हैं कि राडार उपकरण से ये दूर परिलक्षित होगा, तो जहां पर वास्तव में है वास्तविक दूरी और वास्तविक पोजीशन ये नहीं बताएगा अगर हमने उसके आकार को चेंज कर दिया है। दूसरी विधि में राडार से निरीक्षण करने के लिए फाइटर जेट हवाई जहाज के तौर पर राडार शोषक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो राडार एब्जॉर्बर मटेरियल का उपयोग किया जाता है, जो मैंने भी बताया था आपको। तो दोनों चीज यहाँ पर शामिल हैं। राडार स्टेशनों से विद्युत चुंबकीय तरंगों को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनको पुनर्निर्देशित करके पता लगाने को कम करने के लिए विमान का एक विशेष आकार विकसित करने के लिए सीधे डिजाइन किया जाता है। और राडार सोखने वाली सामग्री को राडार सिग्नल को कम करने के लिए भी परीक्षण किया गया था, जो विमान की सतह से दूर परिलक्षित होता है। दोनों उप तरीके अपनाए जा चुके हैं। हाल के समय में कुछ सैन्य वर्दी जो होती हैं, सैनिकों की जो वर्दी होती हैं, उसमें इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम करने के लिए रसायनों के साथ व्यवहार किया जाता है, उसमें केमिकल लगाए जाते हैं। तो वर्दी भी बनाई गई हैं, उनमें भी राडार सिग्नल एब्जॉर्बिंग केमिकल को लगाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है स्टील्थ प्रौद्योगिकी के सिद्धांत क्या है, किस तरह से काम करती है। स्टील्थ प्रौद्योगिकी के सिद्धांत क्या है, तो आपको ध्यान देना है, स्टील टेक्नोलॉजी उन दूरी को कम करने के लिए टेक्नोलॉजीज का एक संयोजन होता है जिस प्रकार किसी वाहन या व्यक्ति का पता लगाया जा सकता है। इसमें राडार क्रॉस सेक्शन, ध्वनिक थर्मल और अन्य पहलुओं में काफी कमी शामिल होती है। तो मेनली इसमें क्या है आपका, राडार क्रॉस सेक्शन और ध्वनिक थर्मल चीजें इसमें शामिल होती हैं, कमी इसमें ध्यान रखिएगा। रडार क्रॉस सेक्शन क्या होता है, इसको आप पहले देखिए। 1930 के दशक के अंत में निचले रडार पर पार अनुभाग के साथ विमान डिजाइन करने के प्रयासों को मान्यता दी गई थी। तो लोअर रडार क्रॉस सेक्शन के साथ विमान डिजाइन करने के प्रयासों को मान्यता दी गई थी 1930 में ही। और 1960 के दशक के एक ब्रिटिश बॉम्बर एवरो वल्कन की रडार पर एक छोटी उपस्थिति थी और ये कभी कभी पूरी तरह से रडार स्क्रीन से गायब हो जाता था। तो 1960 में जो है ये हल्का फुल्का इस पे काम किया गया था, लेकिन 1958 में ही अमेरिका ने इसको बना लिया था। उस समय तक ये सबसे सरल प्रतिध्वनि होने वाली वस्तु इको होने वाली ध्वनि होती थी, क्योंकि प्रतिध्वनि में केवल एक या दो घटकों का योगदान होता था। आंतरिक निर्माण भी स्टील सुविधाओं को प्रभावित करता था। आंतरिक निर्माण भी जो था उसमें वो यानी कि छुपाने वाले सुविधाओं से प्रभावित था। कुछ स्टील विमानों में राडार पारदर्शी या अवशोषित त्वचा होती थी, जिसके पीछे संरचनाएं होती हैं और जिन्हें री एंट्री त्रिकोण कहा जाता है। यानी कि कुछ ऐसे स्टील विमान होते हैं जिनमें राडार ट्रांसपेरेंट या ऑब्जर्वर स्किन होती है, जिसके पीछे स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें री एंट्रेड त्रिकोण कहा जाता है। और उसकी जो स्किन को भेदने वाली राडार तरंगे इस अंदर फंस जाती हैं और अपनी ऊर्जा खो देती हैं, जिससे विमान का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यानी कि उसमें जो लेप होता है, जो केमिकल होता है त्वचा में, उसको भेदने राडार की जो एनर्जी होती है वो उसमें फंस जाती है और उसकी ऊर्जा कम हो जाती है और वो पता लगाने में। तो राडार क्रॉस सेक्शन जो होता है वो एक प्रकार से लेप में जो मटेरियल होता है उसमें राडार तरंगों को भेदने की संरचना में वो फंस जाती हैं और उससे ऊर्जा उसकी कम हो जाएगी, दोबारा से वो वहां से राडार के रूप में निकल नहीं पाती। इसको आपको ध्यान रखना होगा। विमान की जो टेल होती है, जो कोन होते हैं, परावर्तक बनाने के लिए
जो उसकी टेल को जो है वो परावर्तक बनाने के लिए ऑर्थोगोनल मेटल प्लेट्स का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, उसकी टेल में जो जो कॉर्नर्स होते हैं उनको रिफ्लेक्टर बनाने के लिए ऑर्थोगोनल मेटल प्लेट्स का उपयोग किया जाता है, और राडार के क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए टेल के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों को सही एंगल पर सेट किया जाता है। इस पद्धति का उपयोग F117A जैसे स्टील विमानों में किया गया है। टेल को पूरी तरह से B2 स्प्लिट में हटा देने से ये असाधारण रेंज देता है और इसके राडार प्रोफाइल को कम कर देता है। विमान के बारे में स्टील डिजाइन को विंग या धड़ के भीतर इंजनों को स्थापित करना चाहिए ताकि कंप्रेसर ब्लेड राडार को दिखाई न दे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा। जो स्टील डिजाइन होती है उसमें जो विंग या धड़ जो होता है के भीतर इंजनों को स्थापित किया जाता है ताकि जो कंप्रेसर ब्लेड होते हैं वो राडार को दिखाई न दे, क्योंकि अगर ब्लेड होगा तो ब्लेड कर लेगा, तो जो उसके विंग होते हैं वो के भीतर इंजनों को स्थापित कर दिया जाता है, जैसे कंप्रेसर ब्लेड राडार को दिखाई नहीं देते हैं। स्टील्स का आकार जटिल धक्कों या प्रोट्रूशियंस आदि से रहित होना चाहिए। इसमें जो है वो इस प्रकार से हो कि कोई शॉक या पोटेंशियल आदि से उसमें रहित होना चाहिए, कोई धक्का वगैरह उसमें नहीं लगना चाहिए। जी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है कि किनारों के समानांतर संरेखण और यहां तक कि संरचना के आकार में बहुत कम धार वाली झुकाव वाली सतहों का उपयोग F22A रैप्टर जैसे चुपके विमानों में इसको किया जाता है, यानी कि स्टील विमानों में किया जाता है। तो किनारों के जो समानांतर संरेखण होते हैं और यहाँ तक कि संरचना के आकार में बहुत शार्प झुकाव वाले सतहों का उपयोग किया जाता है, जो स्टील विमानों में जैसे आपके F22A रैप्टर वाले विमानों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके कारण क्या होता है, राडार स्टेशन से दूर एक बहुत ही विशिष्ट दिशा में एक संकीर्ण राडार सिग्नल लौटाया जाता है जो विमान की डिटेक्टिविटी को कम करता है और उसकी स्टील सुविधाओं को बढ़ाता है। एक पतली पारदर्शी कंडक्टर फिल्म के साथ कॉकपिट जो आपका चंदवा पर कोटिंग करते हैं, या कॉकपिट जो आपका जो एक प्रकार से जो क्रिसेंट टाइप का होता है, सेमी सर्कल जो होता है, पर कोटिंग का अनुप्रयोग विमान के राडार प्रोफाइल को कम कर देता है। ये पायलट और कॉकपिट की संभावित हिस्सा को कम कर देता है। पायलट और कॉकपिट की संभावित हिस्सा को क्या कर देता है, कम कर देता है। आधुनिक स्टील्थ जहाज अपनी क्षमता को कम करने के लिए इसी तरह की रणनीति का उपयोग करते हैं। तो एक बार आप पीडीएफ में इसको एक दो बार और पढ़ेंगे तो आपकी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फ्रेंच ला फेट क्लास फ्रिगेट दुनिया का पहला महासागर जाने वाला स्टील जहाज है। तो याद फ्रेंच ला फेट, ये ध्यान रखिएगा, क्लास का जो फ्रिगेट है ये दुनिया का पहला महासागर में जाने वाला क्या है, स्टील जहाज के नाम से जाना जाता है। स्टील जहाज जो है पानी का वो कौन सा, फ्रेंच ला फेट है क्लास का फ्रिगेट। ये भी आपसे पूछ सकता है, जानना चाहिए आप लोगों को इसके बारे में। बात आती है कि उस पे मटेरियल कौन सा यूज करते हैं जिससे कि वो राडार को डिटेक्ट न कर पाए। तो स्टील टेक्नोलॉजी में, स्टील विमानों में जो मटेरियल यूज किया जाता है उसमें डाई इलेक्ट्रिक मेटल और कार्बन फाइबर जैसे प्रवाहकीय सामग्रियों की तुलना में राडार सामग्री में मिश्रित सामग्री अधिक पारदर्शी होती है। चुंबकीय गुणों के अनुकूल के लिए जो मिक्स मटेरियल होता है, मिश्रित सामग्री जो होती है, या इसको हम लोग कंपोजिट मटेरियल कहते हैं। कंपोजिट, ध्यान रखिएगा, कंपोजिट मटेरियल कहते हैं। और उस कंपोजिट में फेराइट का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है।
स्टील टेक्नोलॉजी विमान बनाने में कंपोजिट मटेरियल फेराइट का उपयोग किया जाता है। राडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल का उपयोग धातु की सतहों पर पेंट के रूप में किया जाता है, उसके सरफेस पे पेंट कर देते हैं फेराइट का, जो है आपकी कंपोजिट मटेरियल का। ये जो पेंट होते हैं ये राडार सिग्नल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे हीट में परिवर्तित कर देते हैं। जो भी सिग्नल इस पे पड़ेगा, जो भी सिग्नल पड़ेगा उसको क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर हीट के रूप में इसको बाहर कर देंगे। राडार एब्जॉर्ब करने वाले पेंट में कंपोजिट सामग्री फेराइट आइसोटोप युक्त धातु फाइबर होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेराइट आइसोटोप युक्त धातु फाइबर यहां पर यूज किए जाते हैं। अब आते हैं स्टील काउंटर मेजर और सीमाएं। ये क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी रिटार्डर आकार देने से मिलने वाले फायदों को कम कर देता है। लो फ्रीक्वेंसी रिटार्डर आकार देने से उसको जो फायदे मिलने होते हैं वो कम हो जाते हैं। यदि राडार का तरंगदैर्ध्य टारगेट वस्तु के लिए विमान के आकार से दुगना है तो आधा तरंग प्रध्वनि लक्ष्य की महत्वपूर्ण दक्षता उत्पन्न कर सकती है। यदि राडार का जो वेवलेंथ है वो लक्ष्य वस्तु के विमान के आकार से दुगना है तो आधा तरंग जो होता है वो इको लक्ष्य की महत्वपूर्ण दक्षता उत्पन्न कर सकता है। ये इसकी कमी होती है। हालांकि कम आवृत्तियों की लुप्तता की कमी के कारण सीमाएं हैं, क्योंकि वे अन्य प्रणालियों में उपयोग किए जाते हैं। लो फ्रीक्वेंसी की लुप्तता की कमी को भी यहाँ पर देखा जाता है, क्योंकि उसको अलग तरीके से यूज किया जाता है। इसने अपने लंबे तरंग दैर्ध्य के कारण, लॉन्ग वेवलेंथ के कारण विवर्तन सीमित प्रणालियों की सटीकता को कम कर दिया है और राडार का आकार परिवहन के लिए कठिन बना देता है। लॉन्ग वेवलेंथ के कारण विवर्तन सीमित हो जाता है और एक्यूरेसी को कम कर देता है और राडार का जो आकार होता है परिवहन के लिए वो कठिन हो जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लॉन्ग वेवलेंथ राडार टारगेट का पता लगा सकते हैं, लेकिन हथियारों आदि के साथ इसे पहचानने और लक्षित करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं करता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके उत्सर्जकों का उपयोग जो होता है, जो इमिशन का उपयोग जो होता है, लक्ष्य का पता लगाने में सुधार कर सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रिटर्न की तुलना में अलग अलग दिशाओं में स्टील्थ बहुत अधिक होता है। यानी कि ये प्रत्यक्ष दिशा में तो नहीं आएगा, लेकिन अलग अलग दिशाओं में जो है वो स्टील्थ करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। यदि इमिटर्स को जहां से इमिट कर रहा है और रिसीवर से अलग किया जाता है तो बेहतर पहचान प्राप्त कर सकती है। यानी कि इमिटर, जैसे यहाँ पे एक बात ये कह रहा है कि ये आपका विमान आ रहा है, यहाँ पर हमने क्या किया है, इमिटर लगाया हुआ है और यहाँ पे हमने क्या लगाया है, रिसीवर लगा दिए हैं। तो यहाँ से इमिट करके टकराएगा और ये यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से टकरा जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो रिसीवर यहाँ पे लगे हुए हैं और इमिटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये एक प्रकार से इसकी कमी हो जाती है। अगर हमने इसका शेप चेंज किया है तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से इमिट कर रहा है अलग जगह से और रिसीव अलग से हो रहा है। तो रिसीवर से अलग होने वाले एक एमिटर को बिस्टैटिक राडार के रूप में कहा जाता है। बाई स्टैटिक कह सकते हैं इसको, बाई स्टैटिक राडार ग्रुप कहा है। एक या एक से अधिक एमिटर जो एक से अधिक रिसीवर से अलग होते हैं उन्हें मल्टी स्टैटिक राडार के रूप में कहा जाता है। यानी कि दो तरह के हो गए यहाँ पर। अगर एक रिसीवर है, एक इमिटर है और एक रिसीवर है तो उसको बाई स्टैटिक कहेंगे। और अगर बहुत सारे इमिटर हैं और बहुत सारे यहाँ पर क्या है आपके रिसीवर हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, मल्टी स्टैटिक कहा जाएगा, राडार कहा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, मल्टी स्टैटिक और बाई स्टैटिक राडार। उभरती हुई प्रौद्योगिकियां स्टील्थ विमान, स्टील्थ को चुपकाने की, छुपा हुआ भी कह सकते हैं, स्टील्थ विमान का पता लगाने के लिए नागरिक रेडियो ट्रांसमीटर और सेल फोन रेडियो टावर जैसे उत्सर्जक का उपयोग करने का प्रस्ताव करती हैं।
यानी कि उभरती हुई टेक्नोलॉजी जो है वो स्टील्थ विमान का पता लगाने के लिए ये भी एक समस्या है इसके सामने कि स्टील्थ विमान का जो है वो नागरिक रेडियो ट्रांसमीटर के द्वारा या सेल फोन रेडियो टावर के द्वारा भी हम उत्सर्जक का पता लगा सकते हैं। ये इसकी एक कमी है। सिंथेटिक अपर्चर साइड स्कैन राडार, सिंथेटिक अपर्चर साइड स्कैन राडार जो होता है का उपयोग उनके वेकेशन पैटर्न से जहाजों की लोकेशन और हैंडलिंग का पता लगा सकता है। तो सिंथेटिक अपर्चर साइड स्कैनर का जो है काम कर सकते हैं हम उसको पता लगाने के लिए। तो ये भी उसकी एक सीमा आ जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसकी भी क्या है, एक लिमिटेशंस है। स्टील टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो आपको समझनी चाहिए। स्टील टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं में पहला आपका है ध्वनिकी। ध्वनिकी, ध्वनिक मतलब क्या होता है, ऑडिबिलिटी या साउंड। तो ध्वनिक स्टील्थ का उपयोग जो होता है वो पनडुब्बी में स्टील्थ से और जमीनी वाहनों के लिए किया जाता है, चुपके से और जमीनी वाहनों के लिए किया जाता है। यानी कि ध्वनिक स्टील्थ का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, पनडुब्बी में स्टील्थ का और जमीनी वाहनों के लिए करते हैं। पनडुब्बियां यांत्रिक शोर को अलग करने और बचने के लिए रबर माउंटिंग का उपयोग करती हैं जो प्रशांत सोनार सरणियों को अपने स्थानों को प्रकट कर सकती हैं। तो ध्वनिकी जो होती है उसका मतलब आप ध्यान रखिए कि मुख्य रूप से इसको पनडुब्बी में और जमीनी वाहनों के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है। पनडुब्बियों में मैकेनिकल साउंड को अलग जो नॉइज होती है उसको अलग करने करके और बचने के लिए रबर माउंटिंग का उपयोग करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो आपकी है वो आपकी है विजिबिलिटी, दृश्यता। तो अधिकांश स्टील विमान गहरे रंग मैट पेंट का इस्तेमाल करते हैं और रात में ही काम करते हैं। ध्यान रखिए, अधिक स्टील विमान जो होते हैं वो गहरे रंग के होते हैं और मैट पेंट का इस्तेमाल कर मैट पेंट का नहीं कि गंदे मटमैले पेंट का इस्तेमाल करते हैं और रात में ही काम करते हैं। हाल के दिनों में दिन के उजालों में स्टील रिसर्च ने एयर फ्रेम को छिपाने और सक्रिय जो है वो छलाव कर यानी कि उसको छलने के रूप में कार्य करने के लिए ग्रे पेंट और अन्य प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर जोर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, एयर फ्रेम को छिपाने के लिए एक विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप की है। मैट पेंट का उपयोग करते थे रात में, दिन में छलावा करने के लिए उसमें क्या करते हैं, ग्रे पेंट का उपयोग किया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला आपका है इंफ्रारेड। एग्जॉस्ट प्लम में एक महत्वपूर्ण इंफ्रारेड हस्ताक्षर होता है। जो एग्जॉस्ट प्लम होता है उसमें महत्वपूर्ण इंफ्रारेड एक प्रकार का आपका साइन होता है। गैर सर्कुलर टेल पाइप का उपयोग और शांत परिवेशी हवा के साथ गर्म निकास का मिश्रण अवरक्त हस्ताक्षर को कम कर सकता है। तो गर्म सर्कुलर टेल पाइप का उपयोग यहाँ पे किया जाता है और शांत परिवेशी हवा के साथ गर्म निकास का मिश्रण यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन को कम कर सकता है। ये यहाँ पे काम किया जाता है। और रेडियो फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान रखनी है। रेडियो फ्रीक्वेंसी स्टील्थ व्हीकल को किसी अनडिटेक्टेबल एनर्जी के रेडिएशन से बचना होता है, जैसे कि ऑनबोर्ड राडार और कम्युनिकेशन सिस्टम में से इंफ्रारेड और अकॉस्टिक उत्सर्जन का उपयोग करता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टील से जुड़ी हुई कौन कौन सी होती हैं। एक आपकी ध्वनिक होती है, दृश्यता होती है, इंफ्रारेड होते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है। ये सब जो होते हैं स्टील टेक्नोलॉजी के जो है तकनीकी के रूप है। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होते स्टील्थ व्हीकल को किसी अन्य डिटेक्टेबल एनर्जी के रेडिएशन से बचना होता है, जैसे कि ऑन बोर्ड राडार और कम्युनिकेशन सिस्टम से इंफ्रारेड और एकॉस्टिक उत्सर्जन को क्रिएट करने का काम ये करती है। इसको आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है वो ये है कि
कौन कौन से प्रमुख स्टील टेक्नोलॉजी अभी तक हैं? तो ध्यान रखिएगा कि भारत जो है वो HAL AMCA के नाम से खुद का स्टील लड़ाकू विमान विकसित कर रहा है। ये आपको ध्यान रखिएगा। इसको मैंने आपके स्टार्टिंग में जो पहला चित्र मैंने आपको दिखाया था, स्टार्ट जब किया था, इसको आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, HAL AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ध्यान रखिएगा, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट HAL के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ए का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एडवांस कॉम्बैट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये भारत का खुद का जो है वो स्टील लड़ाकू विमान विकसित किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखिएगा, HAL AMCA, इसके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है स्टील टेक्नोलॉजी में, वो ये है कि F117 नाइट हॉक, B2 स्प्रिट, F22 रैप्टर, F35 लाइटिंग सेकेंड, J20 Su-57, ये सब जो है क्या है, आपके स्टील्थ विमान हैं जो अलग अलग देशों में, अमेरिका के। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन कौन से स्टील्थ विमान हैं भारत में, कौन सा डेवलप किया जा रहा है। तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण जो है विकसित किया जा रहा है, जो एक प्रकार का स्टील लड़ाकू विमान है। ये ऐसा विमान होगा जो किसी भी राडार के संपर्क में, राडार से के रेंज में नहीं आएगा, किसी भी राडार के रेंज में नहीं आएगा। दुश्मन हमारे इस लड़ाकू विमान को डिटेक्ट नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान। तो जब किसी विमान को कोई दुश्मन डिटेक्ट नहीं कर सकता है, उस प्रकार से उस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए गए विमान को क्या कहते हैं, स्टील्थ विमान कहा जाता है। और उस तकनीक को क्या कहते हैं, स्टील टेक्नोलॉजी कहते हैं। स्टील टेक्नोलॉजी को हम लोग छुपके यानी कि छुपे हुए यानी कि गुप्त विमान भी कह सकते हैं। गुप्त विमान के नाम से भी इसको जाना जाता है कि इसको कोई भी, चाहे आपका राडार हो, चाहे आपका इंफ्रारेड हो, चाहे आपका सोनार हो, या अन्य कोई भी तकनीक हो जो चीजों को डिटेक्ट करती है, उनके रेंज में ये नहीं आएगी। लड़ाकू विमान के अलावा ध्यान रखिएगा, कोई भी, जैसे आपका एक तो लड़ाकू फाइटर प्लेन हो ही गए, आपके सबमराइन हो गए, आपके आपके जो वार हेड जो होते हैं, तो पोत जो होते हैं, युद्ध पोत जो होते हैं, वो जो वार हेड होते हैं वो भी ऐसे बनाए जाते हैं। और जो आपके सैनिक जो आपके होंगे, उनके जो कपड़े बनाए जाएंगे वो भी ऐसे बनाए जाएंगे। तो कोई भी जो है वो राडार के रेंज में नहीं आएगा। इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। अगर हम इसको बना ले रहे हैं तो और देश भी बनाएंगे, तो अगर हम किसी के रेंज में नहीं आ रहे हैं तो वो भी हमारे रेंज में नहीं आएंगे। या हम, कोई देश क्या कर सकता है, इसकी कार्ड बना सकता है, वो ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर सकता है कि वो तो हमारे इस टेक्नोलॉजी को काट दे, लेकिन हमारे पास क्षमता ना हो कि हम इसकी टेक्नोलॉजी को काट पाए। ये समस्या बन सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, इंसर्जेंसी, घुसपैठ अगर हो रही है, तो घुसपैठ में अगर ये इस प्रकार के कपड़े पहन करके कोई घुसपैठ कर रहा है जो हमारे राडार में नहीं आ रहा है, उससे आतंकवादी गतिविधियां, इससे बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अगर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आतंकवादियों के हाथ में आ गई तो एक विशेष प्रकार की समस्या डेवलप हो सकती है। देशों के बीच में जो वैमनस्य है, जो लड़ाई है, जो एक प्रकार से जो भरोसा है, वो और कम होने की संभावना इससे रहेगी। युद्ध के तरीके बदल जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टील टेक्नोलॉजी के प्रमुख नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, तो आप इसको आप कोड कर सकते हो यहाँ पर। जैसे कि भारत जैसे देश में घुसपैठ बढ़ सकती है इससे। दूसरा,
आतंकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं, अगर गलत हाथों में चला गया ये। तीसरा, देशों के मध्य भरोसा और कम होगा, भरोसे में कमी आएगी। चौथा, जिन देशों के पास इसकी काट होगी, वो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। युद्ध जीतना और कठिन हो सकता है। छठी चीज आपकी इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये महंगी तकनीक होगी। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि किस प्रकार से जो है ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो 5 मिनट में हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोगों ने आज क्या पढ़ा है, फिर इसको हम लोग बाइंड अप करेंगे। हम लोगों ने आज बात किया स्टील टेक्नोलॉजी पर। स्टील टेक्नोलॉजी जिसे लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, सैन्य योजनाओं का एक प्रकार होता है। इसमें व्यक्तियों, विमानों, जहाजों, पनडुब्बियों और क्षेपास्त्रों को कई तकनीकों का उपयोग करके उन्हें राडार, इंफ्रारेड, सोनार और अन्य पकड़ने वाले तरीकों से लगभग अदृश्य कर दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1958 में अमेरिका से की गई थी। इसमें इसको दो तरीके से जो डेवलप किया जाता है, एक इसका आकार बदल दिया जाता है और दूसरा इसका में जो है कुछ ऐसे पदार्थ का लेप लगाया जाता है जिससे कि राडार के सिग्नल अवशोषित कर लिए जाएं। गोल आकार जो ट्रेडिशनल जो गोल आकार के होते थे वो कुशल राडार परावर्तक होते थे, लेकिन अगर उनको हम सपाट और नुकीला कर दें तो वो राडार के रेंज को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, वहां से वो अलग अलग एंगल पर वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे और वो राडार जो है कैच नहीं कर पाएगा। दूसरा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे पदार्थों का लेप करते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें मुख्य रूप से आपको राडार क्रॉस सेक्शन लगाए जाते हैं। राडार क्रॉस सेक्शन में जो है आंतरिक निर्माण भी स्टील द्वारा बहुत करते हैं। स्टील विमानों में राडार पारदर्शी या अवशोषित त्वचा होती है जिसके पीछे संरचनाएं होती हैं, जिसे री एंट्रेटेड ट्रायंगल कहा जाता है। त्वचा को भेदने वाली रडार तरंगे इस संरचना में फंस जाती हैं और अपनी ऊर्जा को खो देती है, इसे विमान को पता लगाना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। इसको आपको ध्यान देना है। विमान की पूंछ में कोने में जो ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टर बनाए जाते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं, जैसे ऑर्थोगोनल मेटल प्लेट्स का उपयोग किया जाता है यहाँ पर, जिससे कि वहां पर टकराने के बाद जो क्रॉस सेक्शन को कम कर सकते हैं। और टेल जो होती है कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों को सही कोण पर सेट कर दिया जाता है। F117 जैसा जो है विमान इसी सिद्धांत पर काम करता है। टेल को पूरी तरह से B2 स्प्लिट में हटा देने से ये कॉन्सेप्ट रेंज देता है, असाधारण रेंज देता है और इससे राडार प्रोफाइल को कम कर देता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। किनारों के समानांतर संरेखण, यहाँ तक कि संरचना के आकार में बहुत कम धार वाली झुकाव वाली सतहों का उपयोग F-22 ए रैप्टर जैसे चुपके विमानों में किया जाता है। जी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो है वो स्टील जहाज जो है वो उतारा गया था फ्रेंच ला फेट क्लास का फ्रिगेट दुनिया का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो सामग्री यूज की जाती है तो डाई इलेक्ट्रिक मेटल और कार्बन फाइबर जैसी जो प्रवाहकीय सामग्री की तुलना में राडार सामग्री में जो है क्या यूज किया जाता है, कंपोजिट सामग्री का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कंपोजिट मटेरियल का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कंपोजिट मटेरियल का यहाँ पर हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अनुकूल जो यहाँ पर कंपोजिट होते हैं वो फेराइट्स होते हैं, इधर फेराइट्स का यूज कर लेते हैं। राडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल का उपयोग धातु के तौर पर पेंट के रूप में कर दिया जाता है। पेंट जो होते हैं सिग्नल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे हीट के रूप में रिफ्लेक्ट कर देते हैं।
राडार अवशोषित करने वाले पेंट में कंपोजिट सामग्री और फेराइड आइसोटोप युक्त धातुओं का फाइबर का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना चाहिए। कंपोजिट सामग्री, फेराइड आइसोटोप युक्त मेटल का फाइबर का उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्टील टेक्नोलॉजी के जो सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है। लो फ्रीक्वेंसी रिटार्डेड आकार देने से मिलने वाले फायदे को कम कर सकते हैं। यानी कि उसको आकार बदल देने से लो फ्रीक्वेंसी रिटार्डेड के जो लाभ हैं वो कम हो जाएंगे, पहली चीज। रडार का वेवलेंथ टारगेट जो वस्तु के लिए विमान के आकार से दुगना है, तो आधा तरंग प्रध्वनि लक्ष्य की महत्वपूर्ण प्रदर्शता उत्पन्न कर सकता है, ये एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हालांकि कम आवृत्तियों की उपलब्धता की कमी के कारण सीमाएं हैं, क्योंकि वे अन्य प्रणालियों में उपयोग किए जाते हैं। इसने अपने लंबे तरंग दैर्ध्य के कारण, लॉन्ग वेवलेंथ के कारण विवर्तन सीमित प्रणालियों की सटीकता को कम किया है, ये आपको ध्यान रखना है। लॉन्ग वेवलेंथ रडार लक्ष्य का पता लगा सकते हैं, लेकिन ये हथियारों आदि के साथ इसे पहचानने और लक्षित करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉन्ग वेवलेंथ जो होंगे टारगेट का पता लगा सकते हैं, लेकिन ये हथियारों आदि के साथ इसे पहचानने और टारगेट करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं कर सकते, इसको आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है, कई उत्सर्जकों का उपयोग जो है वो लक्ष्य का पता लगाने में सुधार कर सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रिटर्न की तुलना में अलग अलग दिशाओं में स्टील्थ बहुत अधिक होता है। यदि इमिटर्स और रिसीवर को अलग किया जाए तो बेहतर पहचान प्राप्त की जा सकती है। इसमें बताया था आपको कि अलग अलग इमिटर्स लगाए जाएंगे तो अलग अलग रिसीवर लगाए जाएंगे, तो उसमें इसकी पहचान हो जाएगी। अगर एक इमिटर और एक रिसीवर लगाया जाता है तो उसको हम लोग बाई स्टैटिक कहते हैं, और अगर कई रिसीवर और कई इमिटर लगाए जाते हैं तो उसको हम लोग मल्टी स्टैटिक कहते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, सिंथेटिक अपर्चर साइड स्कैन राडार का उपयोग उनके वेकेशन पैटर्न से जहाजों की लोकेशन और हैंडिंग का पता लगाने में किया जाता है। स्टील तकनीक से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण धारणाओं में आपका ध्वनिकी होता है, दृश्यता होती है, इंफ्रारेड तकनीक होती है और रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, इसको आपको ध्यान में रखना। इसमें जो प्रमुख स्टील विमान होते हैं उसमें आप ध्यान रखेंगे F117 नॉट हॉक, F2 स्प्रिट, F22 रैप्टर, F35 लाइटनिंग सेकेंड और J20 Su-57 शामिल हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। भारत में जो आपका HAL के द्वारा बनाया गया एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये पहला जो है भारत के द्वारा बनाया गया स्टील लड़ाकू विमान विकसित किया जा रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट स्टील टेक्नोलॉजी पढ़ा, और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो या उनको नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इससे आप लोग जुड़ जाइएगा, और मेरे रेफरल कोड SS01 से अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट होगा। SS01 सब्सक्रिप्शन से अगर आप सॉरी रेफरल कोड से अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। और साथ ही आपको ध्यान देना है कि गेमीफाइड जो आपका कॉम्बैट जो आपका बैटल चल रहा है 6 दिसंबर से, एक प्रकार से तो कंटेस्ट चल रहा है, उस कंटेस्ट का आप हिस्सा बनने के लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और SS01 रेफरल कोड डालिए और उस गेमीफाइड बैटल को खेलिए। वहां से आपको अमेजिंग प्राइज मिलेंगे, बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पर आपकी टाइम एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपको कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। तो जल्दी से समय मत गंवाएं। 20 दिसंबर को 11 बजे ये कॉम्बैट फिर से स्टार्ट होगा। ये 15 दिन पर होता है, हर 15 दिन पर सेकंड अल्टरनेट संडे को होगा। तो 6 दिसंबर को संडे को हुआ था, अब ये 20 दिसंबर की संडे को होगा।
तो आप सभी लोग इसका हिस्सा बने। इस चैनल को ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।